सबसे पहले तो ये चाहूँगा मैं जानना कि जैसे कोई भी कंट्री होती है, तो आज की डेट में सब कोई आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है। हर कोई इस दौड़ में है कि हमें सबसे पावरफुल बनना है, चाहे टेक्निकल बेस हो, मिलिट्री बेस हो, हर तरह से। तो आपको क्या लगता है, इंडिया आज की डेट पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पावरफुल है और पिछले 10 सालों में क्या प्रगति हुई है इंडिया की, और या फिर किन चीज़ों पे अभी काम करना बाकी है? देखिए, जहाँ तक मिलिट्री की बात है तो एक बहुत बड़ा जो बदलाव मिलिट्री के माइंडसेट में देखने को मिला है वो है आत्मनिर्भरता का। कि जिसमें एक कॉन्सर्टेड तरीके से अटेम्प्ट ये किया गया है कि भारत की जो बाहर से इंपोर्ट की रिलायंस है डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेके उसको बेसिकली कम की जाए। हुँ, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप किसी भी विश्व की बड़ी शक्ति को देख लीजिए, वो चाहे अमेरिका हो या चाइना हो या रशिया हो, कोई भी कंट्री एक उस लेवल पर तब तक नहीं पहुंच पाई जब तक वो खुद अपने वेपन्स को खुद नहीं प्रोड्यूस कर रही थी। तो अगर भारत आज की डेट में एक ऐसी शक्तिशाली देश बनना चाहती है आने वाले समय में, तो उसने ये निर्णय बहुत एक राइट डायरेक्शन में लिया है हुँ, कि जिससे पहली बात तो कि हम अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, आत्मनिर्भर बने, ताकि हमारे को किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भरता कम रखनी पड़े। हुँ, अब यहाँ पर कई ऐसे देश हैं जो हमारा इस पर्टिकुलर चीज़ में समर्थन करते हैं, जैसे इजराइल है, जैसे फ्रांस है, जैसे रशिया है, और थोड़ा बहुत मैं कहूँगा अमेरिका भी है। पर आने वाले समय में ये चीज़ तो तय है कि भारत पहली बात तो अपने वेपन्स खुद बनाएगा, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो ये है कि हमने वेपन्स का एक्सपोर्ट भी करना चालू करा है। तो इससे भारत की छवि पे बहुत इम्पैक्ट आया है, क्योंकि अभी तक जब हम बात करते थे कि भाई भारत को देखो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सब ये कहते थे कि ये तो सिर्फ आर्म्स इम्पोर्टर है। हुँ, तो मिलिट्री लेवल पर अब जो भारत, जैसे वियतनाम हो गया, या जैसे अभी हाल ही में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति आए उनके साथ समझौता हुआ ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, या यूएई है, इन सब जगहों पर जो भारत की आज की डेट में रणनीति है वो यही है कि हम शक्ति प्रदर्शन के तहत इन देशों को भी जो है आर्म्स अपने देंगे। तो उससे आने वाले समय में आप फिर देखेंगे कि देश का प्रोफाइल और बढ़ेगा आगे जाकर, ये चीज़ तो तय है। ओ, लेकिन कई चीज़ें जिस पे भी काम करना बाकी है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया होता है। मतलब कि जैसे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे मतलब नौकरशाह वर्ग है, ये अभी उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा है कि इस दिशा में हमें बदलाव लाना है। ओके। तो ये एक देश के लिए चैलेंज है जिस पे काम हो रहा है, जिसमें कई बार जैसे कि लैटरल एंट्री की बात होती है हुँ, कि भाई अगर मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस है, तो लैटरल एंट्री से एक्सपर्ट्स को लाकर उस चीज़ को, डिसीजन को फैसिलिटेट किया जाए। हुँ, तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर धीरे धीरे कार्य प्रगति में है, पर आगे वाले समय में ये चीज़ इंप्रूव होगी। ओके। तो सर जैसे आप तो खुद ही मतलब कितने सारे आईएएस एस्पिरेंट्स को मतलब एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं आप। तो जैसे अभी आपने बात कही कि ऐसा माइंडसेट नहीं है बहुत से ब्यूरोक्रेट्स का। तो कारण क्या है? क्योंकि देखा जाता है सिलेबस भी अमेज़िंग रहता है, और कहीं न कहीं जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें ये भी चेक किया जाता है कि सामने वाले का कैसा माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं, देश को लेके कैसा माइंडसेट है। तो जब इतनी प्रिपरेशन करके कोई एक ब्यूरोक्रेट बनता है, तो फिर माइंडसेट वीक कहाँ हो रहा है? नहीं, माइंडसेट देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक एग्ज़ाम लेकर और एक टेस्ट लेकर किसी व्यक्ति के अगले 40-45 साल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी मतलब अगर कोई शॉर्टकमिंग है तो वो ये है अच्छा। कि हमारे यहाँ पर ये होता है कि हमने एक बार एग्ज़ाम ले लिया, एक बार उसके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस देख ली, अगर ठीक निकली तो हमने कहा कि भई अब अगले 40 साल जीवन के जो है हम अज़्यूम करके चल रहे हैं कि आप ऐसे ही चलोगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव लाने की जो आवश्यकता है वो ये है कि आप ठीक है एक एग्ज़ाम दीजिए, रिक्रूट कीजिए, हुँ, पर 5 साल के बाद रिव्यू करके परफॉर्मेंस को डिसाइड कीजिए कि आपको सर्विस में रखना है या सर्विस से बर्खास्त करना है। अगर ऐसी प्रक्रिया बनती है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि माइंडसेट भी इम्प्रूव होगा और देश के लिए जो काम करने की आवश्यकता है वो भी इम्प्रूव होगी। ओके। तो सर मतलब ये इतनी मतलब कहना चाहिए पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो क्या यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी जैसा आपने बताया कि फिर इसके बाद कुछ नहीं होता, व्यक्ति सिर्फ़ काम करता है। तो क्या टाइम टू टाइम किसी प्रकार की प्रिपरेशन या टेस्ट वगैरह नहीं होते? इंटरनल डिपार्टमेंट जैसे होते? नहीं, डिपार्टमेंटल टेस्ट नहीं होते, क्योंकि देखिए प्रमोशन आपका सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, तो आप जितना सीनियर होते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ ईयर सर्विस में रखते जाएंगे, आपका प्रमोशन होता जाएगा। बाकी ट्रेनिंग जरूर होती है, मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, पर किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता, जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉर्पोरेट कंपनियों में हर 2 साल के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, हाँ। अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हुए तो आपको निकाल देंगे। तो सरकार अगर उस रणनीति पे आए हुँ, तो आप देखेंगे कि गवर्नेंस और फास्टर होगी भारत में। ओके सर। अच्छा जैसे कभी भी किसी भी कंट्री को उसके जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो भी बहुत मजबूत करती है। तो जैसे हमारे यहाँ रॉ है, तो रॉ मतलब कहीं न कहीं हमें नेशनल थ्रेट से सेफ रखती है, सिक्योर करती है, यही उसका काम है, कंट्री को सेफ रखना। तो ये किस टाइप के थ्रेट रहते हैं? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इंटरनल ज़्यादा रहते हैं
या आउटसाइड कंट्री के ज़्यादा रहते नहीं, देखिए जो इंटरनल थ्रेट है उसके लिए एजेंसी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसके लिए एजेंसी जो है वो रॉ है। हैं? ओके। तो दोनों कार्यों के लिए अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और जहाँ तक एक्सटर्नल लेवल से कोई इंटेलिजेंस थ्रेट आता है जिससे कि भारत की सुरक्षा पे कोई हार्म होगा, तो उसको टैकल करने के लिए रॉ रहती है, और इंटरनल लेवल पर कोई थ्रेट होते हैं तो उसको देखने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो रहती है। तो ज़्यादा थ्रेट किस टाइप के फेस किए जा दोनों रहे टाइप के रहते हैं, मतलब क्योंकि देखिए कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट तब तक आपको हार्म नहीं कर सकता जब तक कुछ इंटरनल सपोर्ट नहीं है, हैं? ओके। और कोई इंटरनल थ्रेट आपको हार्म नहीं कर सकता जब तक उसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है। हुँ, तो दोनों का अमेलगमेशन रहता है, दोनों मिक्स्ड रहते हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। ओके। तो ये चीज़ है। हुँ। अच्छा, एशिया में जैसे कहीं न कहीं चाइना की जो हमेशा से नीति रही है, विस्तारवादी नीति, कि हम अपनी चीज़ों को बढ़ाएँ और हम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल रहें, और वो लगातार इन चीज़ों पे काम करता है। तो इस पर जैसे हमारी जो सिक्योरिटीज़ एजेंसी हैं, वो भी काम करती हैं। तो कहीं न कहीं जैसे हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। तो इन चीज़ों को फिर कैसे कैसे डील करती हैं एजेंसियाँ? कैसे मतलब थ्रेट को समझें कि पॉलिटिकल प्रेशर को समझें? क्योंकि पास्ट में हमने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं। तो इनसे कैसे फिर उन लोग मैनेज करते हैं नहीं, चीज़ों को? देखिए ये दिक्कत तो हमेशा रहती है इसको बैलेंसिंग करना, क्योंकि इंटेलिजेंस आपको इनपुट पूरा टाइम परसिस्टेंट लेवल पर देती रहेगी। लेकिन उस समय अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास थ्रेट होने के बाद आप उस थ्रेट परसेप्शन का करते क्या है। जैसे उदाहरण के तहत जब हम मुंबई अटैक 26/11 की बात करते हैं, तो 26/11 में अक्सर ये बात बोली जाती है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था। हुँ। पर ये शब्द का प्रयोग सबसे मतलब सरल प्रयोग है अपने नाकामी को कवर अप करने का। भाई इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब क्या है कि आपकी इंटेलिजेंस के पास कोई इनपुट नहीं था, ऐसी तो बात नहीं है। आज की डेट में इंटेलिजेंस ने आपको पूरा इनपुट दिया था कि नेवी के थ्रू या पानी के थ्रू एक हार्म हो सकता है। इंटेलिजेंस ये तक बता रही थी कि मुंबई में हमले हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल विल नहीं थी उस समय। हुँ। तो अगर पॉलिटिकल विल कमजोर होगी तो फिर आप क्या करेंगे? अभी जैसे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का एक पूरा वो चल रहा है। आप महाकुंभ में लेके आपको क्या लगता है कि कोई इंटेलिजेंस परसेप्शन के लेवल पर थ्रेट्स नहीं आए होंगे? बहुत थ्रेट्स आए। थ्रेट्स तो आते ही रहते हैं। आप देखिए कि आज की डेट में खालिस्तानी एक गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो अमेरिका में बैठ के वहां से स्टेटमेंट दे रहा है कि हम कुंभ मेले में अटैक करेंगे। तो हुँ। आपको क्या लगता है कि कोई एजेंसी इसको हल्का लेगी? बात होती है पॉलिटिकल विल की, कि आपके पास जब ये थ्रेट्स आते हैं आप इन थ्रेट्स को बेसिकली किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों का रोल, उनकी आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है, मतलब कहीं न कहीं पॉलिटिक्स तो बहुत मैटर इन्फ्लुएंस करती ही करती है, ये करती बात है। तो फैक्ट है। मतलब ये कहीं न कहीं हमारे देश को ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी। हाँ, या उसको मतलब अब आप यही देख लीजिए कि पॉलिटिक्स के ऊपर है सब कुछ, हुँ। कि वो कितना सीरियसली चीज़ों को ले सकती है देश में। ओके। लेकिन कभी इस तरफ से प्रेशर नहीं दिया जा सकता मिलिट्री की तरफ से कि भाई ये स्टेप लेना ही लेना है, पॉलिटिकल लीडर्स को भी कि ऐसा नहीं, नहीं। दे करती है मिलिट्री, हमेशा गाइड करती है, सपोर्ट करती है। मिलिट्री हमेशा जो है अपने पक्ष को भी रखती है, बट फिर बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन ही वहीं से डिसीजन आने है। हैं। ओके। तो जैसे अभी हम ये सिक्योरिटीज़ एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो जैसे रॉ इंडिया की और सीआईए यूएस, मोसाद इज़राइल, आईएसआई पाकिस्तान और कहना चाहिए कि एमएसएस चाइना की एजेंसीज़ है और ये अपनी-अपनी कंट्रीज़ की टॉप एजेंसीज़ है। तो आपको क्या लगता है इनकी जो वर्किंग अप्रोचेस है, इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, सबके ऑब्जेक्टिव अलग हैं। जैसे कि अगर हम आईएसआई की बात करते हैं, तो आईएसआई का केवल उद्देश्य है कि भारत के अंदर ही उसको टारगेट करना है, तो वो रीजनली फोकस्ड रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का कंपटीशन भारत जैसे देश से कम और आज की डेट में अमेरिका से ज़्यादा है। हुँ। तो उसको ये देखना है कि मैं अमेरिका को टेक्नोलॉजी के रेस में या अमेरिका को बाकी चीज़ों के रेस में कैसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ूँ। इसराइल का फिर से मैं कहूँगा कि रीजनल फोकस ज़्यादा है, कि उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम अपनी जो रीजन है, इसराइल की जो कंट्री है, उसको सिक्योर रखें। तो हर कंट्री का एक ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का पर्सपेक्टिव डिसाइड होता है उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से। ओके। तो सीआईए का भी इस समय अगर आप भी देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें रशिया के थ्रेट को भी टैकल करना है, चाइना के थ्रेट को भी टैकल करना है, और ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो हर एजेंसी अपने अलग उद्देश्य से चलती है, और उसी बेसिस पे उसके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स डिसाइड होते हैं। ओके। तो इन एजेंसीज़ को प्रॉपर्ली फंड होते हैं या इसमें भी रुकावटें आती हैं, कहीं न कहीं पॉलिटिकल बेस पे? नहीं, नहीं, रुकावटें ज़रूर आती हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंसिंग फंडिंग जो है, हुँ। उसका कंट्रोल पूरा पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में होता है। ओके। तो वो कितना आप उसको सपोर्ट करके एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये हर कंट्री के पॉलिटिकल लीडरशिप पर डिपेंड करता है। ओके। तो उसमें आपको केस बाय केस बेसिस पे ही देखना होगा मतलब। अच्छा, इन चीज़ों पे ये भी रहता है ना सर कि मतलब बहुत सी चीज़ें हाई कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, तो कहीं कुछ लीकेज ना हो जाए।
तो क्या इंटरनल पार्ट से भी ऐसा कुछ डर रहता है कि कुछ चीज़ लीक ना हो जाए? क्योंकि ऑपरेशन तो बड़े लेवल पे चलते हैं, उसमें बहुत से लोगों की जान की बाजी भी लगी रहती है, तो फिर इसको सेफ कैसे करते हैं हम लोग? नहीं, उसके लिए तो ये ज़रूर है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी में सबसे पहली बात कि जिन लोगों की भर्ती होती है, उन लोगों को इसी ऑब्जेक्टिव से और इसी क्राइटेरिया से भर्ती किया जाता है कि ये इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे। पर आपको हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाएँगे। अब जैसे भारत के केस में भी हम देखते हैं कि रॉ के अंदर भी फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसे अधिकारी हैं जो मतलब काम तो रॉ में करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो बातें ऐसी करते हैं कि भई रॉ में इतनी करप्शन है, ये है, वो है, और ये सब चीज़ें जाके वो पब्लिक लेवल पर बोलते हैं, ये प्रेज़ेंट करने के लिए कि भई हम ही मसीहा थे, हम ही सबसे ईमानदार थे। हमसे ईमानदार पूरे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है? तो जब आप इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो आप देश को भी हार्म करते हैं, आप संस्था को भी हार्म करते हैं, हुँ, और वो सिर्फ़ आपका खुद का फ्रस्ट्रेशन होता है और कुछ नहीं होता है। ओके। सर ये भी है ना, जैसे आपने कहा एजेंट्स को तो प्रिपेयर किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, मानते हैं। जैसे जब कुछ हम किसी ऑपरेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के भी कुछ लीडर्स को लेके चला जाता है साथ में, तो उनको भी उ उस चीज़ों की जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। तो ये भी एक डर है कि कहीं उधर से चीज़ें लीकेज ना हो, मतलब हाँ, वो तो सामने की एक तरफ से। एक्सेप्टेंस तो मतलब एक ऐसा कुछ बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या समथिंग कुछ ऐसा नहीं होता कुछ कि नहीं वो भी होता। सेफ रहें? नहीं, नहीं, कोई ऐसा एग्रीमेंट तो कुछ नहीं होता है। ये है कि लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि मतलब देश के लिए अगर काम हो रहा है, तो देश को सिक्योर रखने के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि नहीं करेगा। ओके। तो मतलब ये तो फिर फुल प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, कि एक चीज़ सोच के करना पड़ता होगा, किसको प्लान में लेना है, किसको नहीं लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।